लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख दिमाग अब नया पेट बन गया है। इस लेख में एक दिलचस्प लेकिन गहरी बात कही गई है। आज के समय में लोग अपने शरीर से ज्यादा अपने दिमाग को लेकर चिंतित हो गए हैं। लेखक बताते हैं कि जैसे पहले लोग अपने वजन, फिटनेस और शरीर को लेकर सजग रहते थे, वैसे ही अब ब्रेन हेल्थ यानी दिमाग की सेहत एक नया ट्रेंड बन चुका है। लेख समझाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों के मन में भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया और अल्जाइमर का डर भी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि आजकल लोग छोटी छोटी भूलों को भी गंभीर बीमारी का संकेत मानने लगे हैं। दोस्तों के बीच भी मजाक मजाक में अर्ली ऑनसेट यानी जल्दी शुरू होने वाली बीमारी की बातें होने लगी हैं, जो असल में एक गहरी चिंता को दिखाती हैं। आगे लेख बताता है कि इस डर और चिंता ने एक पूरा ब्रेन मार्केट खड़ा कर दिया है। लोग दिमाग तेज करने वाली दवाइयों, सप्लीमेंट्स, किताबों और एप्स की तरफ भाग रहे हैं। सुडोकू, क्रॉसवर्ड और तरह तरह के पजल्स को लोग अब सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि मेंटल वर्कआउट मानने लगे हैं। लेकिन लेखक इस पर हल्का सा सवाल भी उठाते हैं। क्या वाकई ये सब चीजें उतनी असरदार हैं जितना दावा किया जाता है? लेख का एक अहम पक्ष ये भी है कि हम जितना अपने दिमाग को लेकर सजग हो रहे हैं, उतना ही उसे तकनीक और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर छोड़ भी रहे हैं। यानी एक तरफ हम अपने दिमाग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी का काम मशीनों को सौंपते जा रहे हैं। ये एक तरह का विरोधाभास है। अंत में लेख यही कहना चाहता है कि दिमाग को लेकर बढ़ती चिंता सिर्फ बीमारी का डर नहीं है, बल्कि ये एक नई सेल्फ केयर संस्कृति का हिस्सा है। जैसे पहले शरीर को फिट रखने का जुनून था, अब दिमाग को परफेक्ट बनाने की कोशिश है। लेकिन इस पूरी दौड़ में ये समझना जरूरी है कि हर चीज का समाधान बाजार में नहीं मिलता। कई बार ये सिर्फ हमारे भीतर की असुरक्षा और समय के बदलते माहौल का असर होता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय माइल्स डेविस के जन्म के 100 साल क्यों वो आज भी आधुनिक संगीत को दिशा देते हैं। इसमें मशहूर जैज कलाकार माइल्स डेविस के जन्म शताब्दी के मौके पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर क्यों उनका प्रभाव आज भी संगीत की दुनिया पर इतना गहरा है। लेख का मूल संदेश साफ है। माइल्स डेविस सिर्फ एक महान संगीतकार नहीं थे, बल्कि बदलाव को अपनाने वाले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने संगीत को जड़ नहीं होने दिया। संपादकीय बताता है कि डेविस ने अपने करियर में बार बार खुद को बदला। उन्होंने कभी भी एक ही शैली में बंद कर रहने को सही नहीं माना, चाहे कूल जैज की शुरुआत हो या बाद में इलेक्ट्रिक म्यूजिक, फंक और रॉक के साथ प्रयोग। उन्होंने हर बार पुराने ढांचे को तोड़कर नया रास्ता बनाया। उनका मानना था कि अगर संगीत को जिंदा रखना है तो उसे लगातार बदलते रहना होगा। यही सोच उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। लेख में यह भी बताया गया है कि माइल्स डेविस का सफर सिर्फ सफलता का नहीं था, बल्कि संघर्षों और विवादों से भी भरा था। नस्ल भेद, नशे की लत और निजी जीवन की जटिलताएं, इन सब के बावजूद उनका रचनात्मक आत्मविश्वास कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कई ऐतिहासिक एल्बम दिए, जैसे काइंड ऑफ ब्लू और बिचेस ब्रू। उन्होंने जैज की परिभाषा ही बदल दी। संपादकीय ये भी दिखाता है कि उनके काम को लेकर हमेशा बहस रही। कुछ पारंपरिक संगीतकारों को लगता था कि वो असल जैज से दूर जा रहे हैं, लेकिन डेविस का नया नजरिया अलग था। वो मानते थे कि संगीत को बचाए रखने का एक ही तरीका है, उसे बदलते रहना। समय के साथ ये साबित भी हुआ कि उनका रास्ता ज्यादा प्रभावशाली रहा। अंत में लेख यही कहता है कि माइल्स डेविस की असली विरासत उनकी धुनों में ही नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके में है। उन्होंने दिखाया कि कला में ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर बदलाव ही असली ताकत है। यही वजह है कि आज भी आधुनिक संगीत में उनकी छाप साफ दिखाई देती है और शायद आगे भी लंबे समय तक बनी रहेगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख दुनिया को अभी अमेरिका ईरान समझौते की सख्त जरूरत है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता सिर्फ दो देशों के रिश्तों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उससे जुड़ी है। लेख की शुरुआत ही इस चेतावनी से होती है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव खत्म नहीं हुआ, तो इसका असर ऊर्जा, खाने पीने की चीजों और महंगाई पर पूरी दुनिया में दिखेगा।
लेख समझाता है कि इस समुद्री रास्ते से दुनिया का लगभग पांचवा हिस्सा तेल और बड़ी मात्रा में गैस गुजरती है। हाल के तनाव और रुकावटों की वजह से तेल की कीमतें, ट्रांसपोर्ट का खर्च और बीमा महंगा हो चुका है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो महंगाई और बढ़ेगी और आर्थिक संकट गहरा सकता है। संपादकीय के मुताबिक अमीर देश इस झटके को किसी हद तक झेल सकते हैं, लेकिन असली मार गरीब और विकासशील देशों पर पड़ेगी। ये देश ईंधन, खाद और खाद्य सामग्री के लिए आयात पर निर्भर हैं। ऐसे में जैसे ही ऊर्जा महंगी होती है, उसका सीधा असर खेती, ट्रांसपोर्ट और खाने की कीमतों पर पड़ता है। इससे सरकारों पर बोझ बढ़ता है और आम लोगों की मुश्किलें भी। लेख ये भी बताता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक हो गई है, जहां एक छोटा सा भू राजनीतिक संकट पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला सकता है। पहले भी ऐसे हालात में महंगाई और खाद्य संकट ने कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है। अंत में लेख का संदेश बिल्कुल साफ है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक संकट को टालने की कोशिश है। अगर समझौता नहीं हुआ तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब देशों को होगा जिनका इस टकराव में कोई सीधा रोल नहीं है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक जरूरत है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय जबरन सहमति, राजद्रोह का मामला, इसमें एक बहुत अहम और संवेदनशील मुद्दे को उठाया गया है। क्या भारत में राजद्रोह कानून अब भी न्याय और संविधान के अनुरूप है, या ये सिर्फ असहमति दबाने का औजार बन गया है? संपादकीय साफ तौर पर कहता है कि औपनिवेशिक दौर से चला आ रहा राजद्रोह कानून पहले आईपीसी की धारा 124 ए और अब नए कानून में उसका बदला हुआ रूप असल में लोकतंत्र की भावना के खिलाफ खड़ा दिखता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाते हुए सरकार से इसकी समीक्षा करने को कहा था, जिससे उम्मीद बनी थी कि इस विवादित प्रावधान पर गंभीर पुनर्विचार होगा। लेकिन बाद में नए कानून में लगभग उसी भावना के साथ इसे फिर से शामिल कर लिया गया, लेकिन सजा और सख्त कर दी गई, यानी समस्या जस की तस बनी रही। लेख का सबसे अहम तर्क यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता सुझाया है कि अगर आरोपी सहमति दे तो मुकदमा आगे बढ़ सकता है, वो असल में एक मजबूरी भरा विकल्प है, खासकर गरीब या कमजोर आरोपी के लिए जिसके पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के साधन नहीं है। उसके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सालों तक जेल में रहकर केस के टलने का इंतजार करे, या फिर मजबूरी में मुकदमे के लिए सहमति दे दे। ऐसे में ये सहमति असली नहीं, बल्कि दबाव में ली गई मानी जाएगी। संपादकीय ये भी बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले का रुख, जिसमें जमानत को प्राथमिकता दी गई थी और लोगों की आजादी को सुरक्षित रखने की बात थी, अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। नया रुख उल्टा बोझ आरोपी पर डालता है, जबकि असल जिम्मेदारी अदालत की थी कि वो तय करे कि राजद्रोह जैसा कानून संवैधानिक है या नहीं। आखिर में लेख का एक बड़ा सवाल है, क्या अदालत अपने ही कर्तव्य से पीछे हट रही है? संपादकीय का साफ संदेश है कि आधे अधूरे उपायों की जगह सुप्रीम कोर्ट को एक बार ये में साफ करना चाहिए, ये तय करना चाहिए कि राजद्रोह कानून संविधान के साथ खड़ा है या उसके खिलाफ, क्योंकि जब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम और कमजोर नागरिक को ही उठाना पड़ेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।